नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बांग्लादेश पर हमारी यह दूसरी रिपोर्ट है। लंबी है, उम्मीद है आप पूरा देखेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, शेख हसीना कैसे भागी, आखिरी वक्त में सेना की ताकत का इस्तेमाल करने का उनका प्लान कैसे फेल हुआ, और इसी वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि पेपर लीक के कारण छात्रों का गुस्सा आसमान में कैसे पहुंचा। आंदोलन के और कारणों पर भी चर्चा होगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट और दिल्ली आने के बाद आज पहली बार भारत ने अपना पक्ष रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को बताया कि बांग्लादेश में इस समय 19,000 भारतीय रह रहे हैं, इनमें से 9,000 छात्र हैं। जुलाई के महीने में बड़ी संख्या में छात्र भारत आ गए थे। भारत सरकार ढाका के संपर्क में है और वहां की व्यवस्था से उम्मीद करती है कि भारतीयों और भारतीय दूतावासों का ध्यान रखेगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्ति और मंदिरों पर हमले की खबरें हैं, लेकिन यह हमला कितना व्यापक है अभी स्पष्ट नहीं। मगर भारत सरकार वहां के लोगों और संगठनों के इस पहल का स्वागत करती है, जिन्होंने अल्पसंख्यकों की संपत्ति और मंदिरों को सुरक्षा देने का प्रयास किया है। फिर भी कानून व्यवस्था के सामान्य हो जाने तक हम हालात को लेकर चिंतित रहेंगे। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद भारत का यह पहला बयान है और विस्तृत बयान है। विदेश मंत्री ने उन संगठनों का स्वागत किया जिन्होंने हिंदू मंदिरों और संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। आज दिन भर भारत में अल्पसंख्यक आबादी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाती रही। इस्कॉन के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि महारपुर में उनके मंदिर और मूर्तियों को जलाया गया है। मंदिर किराए की इमारत में था, वहां रहने वाले 3 श्रद्धालु फिलहाल सुरक्षित हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार अन्य मंदिरों पर भी हमले की घटनाएं हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश से ही इस तरह की कई तस्वीरें आई हैं जिनमें वहां के नागरिक मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं कि किस तरह छात्रों ने रात भर मंदिरों के बाहर पहरा दिया और हिंदुओं की संपत्ति को लोग घेर कर खड़े रहे ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र मोर्चा ने भी अपील की है कि अल्पसंख्यकों की संपत्ति और जान माल को कोई नुकसान ना पहुंचे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। विदेश मंत्री का इन प्रयासों को नोट करना, सराहना करना एक तरह से वहां की जनता से संवाद भी है कि इन संपत्तियों को निशाना बनाना उचित नहीं होगा। उनका यह बयान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भरोसा भी पैदा करेगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी अपील की है कि अल्पसंख्यकों की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उनकी रक्षा करें। विदेश मंत्री ने किसी खास हिंदू मंदिर का नाम नहीं लिया जिस पर हमला हुआ है, लेकिन खबरें चल रही हैं कि इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है। इस तरह के हमले किसी भी आंदोलन के प्रगतिशील होने पर सवाल उठाते हैं। ट्विटर पर छात्रों के बयान चल रहे हैं बांग्लादेश के कि अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया है कि बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने अखबार से कहा है कि इंडियन मीडिया में बताया जा रहा है कि जमात शिविर और मुस्लिम हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। यह सरासर गलत है। आंदोलन से जुड़े छात्र खुद मंदिरों और हिंदुओं के घरों के आगे तैनात हैं। आंदोलन में कट्टरपंथी तत्वों के होने के आरोप पहले से भी लगते रहे हैं। हिंदुओं की संपत्ति और उनकी दुकानों पर हमला आंदोलन की साख को और कमजोर करेगा। बांग्लादेश के मानवाधिकार के लिए काम करने वाले वकील दावा कर रहे हैं कि आंदोलन में ऐसे तत्व नहीं हैं और ना यह आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ है। It is the goal of the next generation to build a Bangladesh where it's free for all citizens, especially minority groups. In fact, Nahid Islam and Asif Mahmood and the rest of the student quota reform coordinators have called for all students across the nation, requesting them to form small groups on behalf of the movement to protect every temple, every religious site, and assist and ensure that our Hindu, Christian, Buddhist and other minority group brothers and sisters are safe. सबकी नजर इस बात पर थी कि भारत बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कहता है।
विदेश मंत्री ने कहा कि कई दशकों और कई सरकारों के समय से भारत और बांग्लादेश के बीच करीबी संबंध रहे हैं। हाल की घटना को लेकर सभी राजनीतिक दल इससे चिंतित भी हैं। जनवरी 2024 के चुनाव के बाद ही वहां तनाव पैदा होने लगे, ध्रुवीकरण बढ़ गया और तभी छात्र आंदोलन शुरू हुआ जो उग्र रूप लेने लगा। विदेश मंत्री ने आंदोलन के दौरान हिंसा और सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार पहले भी वहां संपर्क में थी और सभी पक्षों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी और अब भी कर रही है। जयशंकर के बयान का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण होगा कि भारत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया को किस रूप में देखा है, शेख हसीना को किसी तरह का समर्थन दिया है या नहीं। Across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. So, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहा, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, जबकि उनका इस्तीफा हो चुका था। उनका यह कहना कि आंदोलन का एक ही एजेंडा था, शेख हसीना पद छोड़ें, काफी मायने रखता है। एक तरह से वे इशारा कर रहे थे कि भारत किसके साथ है और हसीना के इस्तीफे को किस तरह से देखता है। उन्होंने हिंसा को लेकर किसी पक्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन सरकारी संपत्तियों और रेल पर हमले का जिक्र कर इशारा भी कर दिया कि भारत सरकार इस आंदोलन को किस कोण से देख रही है, वरना भारत सरकार उन छात्रों का भी जिक्र करती जिन्हें गोली का शिकार होना पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की भी बात की जा रही है। विदेश मंत्री का यह जिक्र करना कि सरकार से जुड़े लोगों की संपत्तियों को निशाना बनाया गया है, काफी महत्व रखता है। उनके बयान से यह भी लगता है कि शेख हसीना अभी भारत में रहेंगी। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के घटनाक्रम के पीछे किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप का जिक्र नहीं किया। अपने बयान से पहले उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता भी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले 5 अगस्त की शाम प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री भी शामिल थीं। सोमवार को भारत ने कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि शाम के वक्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतर चुकी थीं। आज दिन भर दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा कि भारत की चुप्पी कब तक रहेगी। भारत की चिंता बेहद गंभीर है। पड़ोस में एक मुल्क मगर कट्टरपंथ के रास्ते पर चला गया तो उसके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिर यह देश किसके हाथ में खेलेगा पता नहीं। कट्टरपंथ हमेशा ही अराजकता की तरफ किसी भी देश को ले जाता है। वैसे भी हसीना के कारण विद्रोहियों में भारत के खिलाफ भी नाराजगी है।
जानकार मानते हैं कि भारत को बांग्लादेश की नई व्यवस्था से तुरंत संवाद स्थापित करना होगा। जयशंकर ने कहा कि भारत की सरकार ढाका के संपर्क में है, लेकिन वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, सीमाओं को भी सतर्क कर दिया गया है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. भारत की यह पहली प्रतिक्रिया है। अब हम आते हैं बांग्लादेश में आंदोलन क्यों हिंसक हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां आरक्षण के साथ साथ पेपर लीक का मुद्दा भी व्यापक रूप से आक्रोश का कारण बना। जिस समय कोटा बहाल करने का फैसला आया, उसी समय यह पर्दाफाश भी हुआ कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और यह खेल पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। हम इस वीडियो में पेपर लीक और वहां के आंदोलन के अन्य कारणों की बात करेंगे। आखिर क्यों वहां नारे लगे कि स्वैराचार निपट जाग, गणतंत्र मुक्ति पाक, यानी तानाशाही तुम कुर्सी छोड़ो, गणतंत्र को मुक्ति दो। बांग्लादेश में नारा तानाशाही को लाने का नहीं लग रहा, उसकी विदाई का लग रहा है। लोकतंत्र अमर रहे का नारा लगाया जा रहा है। यह आज का ढाका है। सड़क की भीड़ से लगता है नोएडा, आगरा या पटना है। रिक्शे और लोगों से भरी यह सड़क बता रही है कि एक हिस्से में जनजीवन सामान्य हुआ है। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड की सेवाएं बहाल हो चुकी हैं, क्योंकि उस देश को समझ आ गया है कि इंटरनेट बंद करने और फेसबुक, व्हाट्सएप बंद करने से कोई फायदा नहीं होता। जनता सरकार के झूठ और अत्याचार को समझ लेती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी को रिहा किया जाएगा, उनका इलाज भी होगा। अभी तक वहां लोग इलाज कराने नहीं जा रहे थे, क्योंकि पुलिस अस्पतालों से उठाकर ले जा रही थी, लापता कर दे रही थी। राष्ट्रपति ने 3 महीने के भीतर नया चुनाव कराने की घोषणा की है। यहां पार्क में लोग जमा हुए हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा। सड़क के बीच से छात्रों का जत्था गुजर रहा है। छात्रों ने अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का नाम सुझाया है। डॉक्टर यूनुस ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है, जो भ्रष्टाचार के मामले में 2017 से जेल में थीं। ढाका की सड़कें इनकलाब जिंदाबाद के नारे से गूंज रही हैं। बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे 2 थ्योरी चल रही है। एक चीन और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है और दूसरा अमेरिका का हाथ हो सकता है। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस तरह की थ्योरी की कोई बात नहीं की। बांग्लादेश में आंदोलन के पीछे आरक्षण कारण है, मगर एकमात्र कारण नहीं। जब वहां कोटा को लेकर गुस्सा भड़क रहा था और छात्र सड़कों पर उतर आए, तब उसी समय एक टीवी चैनल ने बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर पर्दाफाश कर दिया।
कई मीडिया रिपोर्ट पलटने के बाद भी उस चैनल का नाम मुझे नहीं मिला, लेकिन यह जरूर लिखा मिला कि पत्रकारों की टीम ने इस स्टोरी पर 6 साल तक काम किया था। पेपर लीक का यह भांडाफोड़ छात्रों का विश्वास हिला गया कि अगर वहां की सिविल सेवा परीक्षा में भी धांधली हो सकती है, तब फिर इस देश में उनके लिए क्या बचा है। तमाम अखबारों में पिछले 12 वर्षों के दौरान हुए 30 प्रश्न पत्रों के लीक होने की खबरें छपी हैं। इनके पीछे एक सिंडिकेट का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसने पेपर बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाई, पॉश इलाकों में बड़े बड़े फ्लैट खरीदे। इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन के 6 अधिकारी भी शामिल हैं। 2 उपनिदेशकों जहांगीर आलम और अबू जफर के अलावा सहायक निदेशक आलमगीर कबीर और पूर्व सहायक निदेशक निखिल चंद्र रॉय को भी गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में स्कूल कॉलेज के एडमिशन में या दूसरे दर्जे की नौकरियों के पेपर लीक की बात आम थी, मगर किसी को यकीन नहीं हुआ सिविल सेवा की परीक्षा का पेपर लीक हो सकता है और इस रास्ते से धांधली के जरिए कोई अधिकारी बन सकता है। छात्र कोटा का विरोध इसलिए भी कर रहे थे कि इसका लाभ उठाकर अवामी लीग के काडर को नौकरियों में भरा जा रहा था, लेकिन फर्स्ट क्लास की नौकरी में धांधली की खबर ने उनके विश्वास और हौसले को तोड़ दिया। जब आप किसी एक संस्था पर गहरा विश्वास करते हैं और उसी से भरोसा टूट जाए तो दूसरी संस्थाओं से भी भरोसा उठने लग जाता है। शेख हसीना को लगता रहा कि हर तरह के नियंत्रण और दमन से वो निकलती चली जाएंगी, लेकिन छात्रों पर गोली चलाने की एक गलती ने उन्हें देश से भागने पर मजबूर कर दिया। उनके राज में विपक्ष को जेल भेजना, सवाल करने पर पत्रकारों को जेल भेजना आम हो गया। यही नहीं, पुलिस रिमांड का क्रूर इस्तेमाल हुआ। गिरफ्तारी के बाद पता ही नहीं चलता था बंदा कहां गया। अमेरिका ने बांग्लादेश की पुलिस RAB को प्रतिबंधित भी किया है। आतंकवाद और उग्रवाद पर काबू पाने के लिए पुलिस की यह शाखा बनाई गई, लेकिन धीरे धीरे वह खुद ही आतंक का पर्याय बनती चली गई, ऐसा लिखा मिला। हसीना सरकार के मंत्रियों और तंत्रों को लग रहा था वे जो चाहें कर सकते हैं। जुलाई के आंदोलन में मरने वालों की संख्या को लेकर अटकलें चलने लगी। लोग जानना चाहते थे कि सही संख्या क्या है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुल 300 से अधिक लोगों की अब तक मौत हुई। करीब 100 लोगों की मौत अकेले बीते रविवार को हुई। खबरों में छपा है कि पुलिस और सेना ने सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के साथ बहुत ज्यादती की है और 11,000 लोगों को हिरासत में लिया। सेना के रिटायर्ड अफसरों ने भी लोगों के गायब हो जाने, अत्याचार, गिरफ्तारियों की निंदा की है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल करीम भुइयां ने निंदा करते हुए बयान दिया है और मांग की है कि सेना को सड़कों से फौरन वापस बुला लिया जाए। विपक्ष के नेताओं ने भी यही मांग की थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन के अखबार दी इंडिपेंडेंट में कानून मंत्री अनिसुल हक का एक दिन पहले का बयान है कि सुरक्षा बल सब्र से काम ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे होते तो खून खराबा हो चुका होता। मगर उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि हमारे धैर्य की भी सीमा है। 5 अगस्त को जो लॉन्ग मार्च होना था वह 6 अगस्त के लिए तय था, लेकिन लोगों का धीरज जवाब देने लगा। एक दिन पहले ही लाखों लोग लॉन्ग मार्च टू ढाका में शामिल होने के लिए कर्फ्यू तोड़ते हुए आ गए। आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता आसिफ महमूद ने अपने फेसबुक पर यह घोषणा करते हुए लिखा है, अंतिम लड़ाई का समय आ गया है। छात्र नागरिक विद्रोह का अंतिम हस्ताक्षर करने का समय आ गया है। ढाका आइए और इतिहास का हिस्सा बनिए। छात्र ही अब नया बांग्लादेश बनाएंगे। टेलीग्राफ अखबार में देवदीप पुरोहित ने बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव का इंटरव्यू किया है। शमशेर मोबिन चौधरी ने कहा है कि बांग्लादेश में सेना का तख्ता पलट नहीं हुआ, बल्कि सेना को बुलाया गया। सेना ने प्रधानमंत्री हसीना से कहा अब वह उनका बचाव नहीं कर सकती है, उन्हें इस्तीफा देकर जाना होगा। 6 दिसंबर 1990 को जनरल इरशाद को भी सेना ने यही कहा, इस्तीफा दे दीजिए। पूर्व विदेश सचिव मोबिन चौधरी ने कहा कि 1990 में सेना ने इरशाद को भागने के लिए नहीं कहा, बल्कि इरशाद तो बाद में चुनाव भी लड़े और उस समय 2 विपक्षी दलों ने मिलकर सैनिक सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था। इस बार एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश से भागना पड़ा है और वायुसेना ने मदद की है। इस इंटरव्यू में पूर्व विदेश सचिव कहते हैं कि शेख हसीना ने कोटा आंदोलन को ठीक से नहीं संभाला और जब मामला हाथ से निकल गया तब जाकर बयान देती हैं, अगर छात्र चाहेंगे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। उनका यह बयान अहंकार से भरा था। हसीना ने लाखों लोगों को भड़का दिया। पूर्व विदेश सचिव शमशेर मोबिन चौधरी का यह इंटरव्यू काफी महत्वपूर्ण लगता है। उनका यह बयान कि एक आदमी 17 करोड़ की आबादी वाले देश को नहीं चला सकता है।
महत्वपूर्ण है, शेख हसीना लोगों की सुन नहीं रही थीं। बांग्लादेश के अखबार प्रथम आलो में पत्रकार टीपू सुल्तान ने शेख हसीना के सत्ता छोड़ने से पहले के अंतिम कुछ पलों के बारे में बताया है। लिखा है कि हसीना आखिर तक सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी और इसके लिए पुलिस और फौज की ताकत का इस्तेमाल करने के फिराक में थीं। शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब ताकत का इस्तेमाल कर स्थिति को संभालना मुमकिन नहीं रह गया, पर वे मानने को तैयार नहीं थी। एक बिंदु पर उन्होंने पुलिस प्रमुख की ओर इशारा करते हुए कहा, पुलिस तो अच्छा कर रही है। तब पुलिस प्रमुख ने जवाब दिया कि मामला ऐसी जगह पर पहुंच गया है कि अब पुलिस भी सख्ती दिखाकर इसे संभाल नहीं पाएगी। अधिकारियों ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना को अलग कमरे में ले जाकर उनसे बात की। उन्हें हसीना को मनाने को कहा। रेहाना ने हसीना से बात की, लेकिन हसीना सत्ता छोड़ने को राजी नहीं हुई। तब एक शीर्ष अफसर ने उनके बेटे साजिब वाजिद जॉय को फोन किया, जो विदेश में थे। बेटे ने अपनी मां से बात की, तब जाकर हसीना इस्तीफा देने के लिए तैयार हुई। लेकिन उसके पहले वे राष्ट्र के नाम संदेश रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर गुप्तचर विभाग से सूचना थी कि शाहबाग और उत्तरा से छात्रों का विशाल मार्च शुरू हो चुका है। शाहबाग से गणभवन की दूरी को देखते हुए अंदाजा था 45 मिनट में प्रदर्शनकारी गणभवन पहुंच जाएंगे। राष्ट्र के नाम संदेश रिकॉर्ड करने का समय अब नहीं बचा था। शेख हसीना से कहा गया, रिकॉर्डिंग का ख्याल छोड़ दीजिए और 45 मिनट से पहले वहां से निकलने की तैयारी कर लीजिए। इस तरह शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में कितने ही प्रदर्शन हुए, इस बार वो हालात संभाल नहीं पाई, देश छोड़कर भागना पड़ा। आंदोलन हो रहा था कोटा समाप्त करने को लेकर। हसीना जिसे 2018 में खुद समाप्त कर चुकी थी, मगर अदालत के फैसले और जनता के गुस्से को समझ नहीं पाई, या फिर सत्ता के अहंकार में उन्हें लगा ही नहीं कि जनता उनके घर तक आ जाएगी। विद्रोह और आंदोलन के दौरान एक और वाकया हुआ जो सुनाना चाहता हूं। पुलिस आंदोलन से जुड़े कुछ छात्रों को अस्पताल से उठाकर ले आती है। डॉक्टर नहीं चाहते थे, फिर भी पुलिस ले जाती है। टीवी चैनल पर फुटेज चलता है कि ये छात्र खुश हैं, खा पी रहे हैं और उनके साथ जासूसी विभाग के प्रमुख हारून हैं। उसी में से एक छात्र ने इशारे से समझा दिया, बंदूक की नोक पर उनसे बुलवाया जा रहा है। उनसे अपील करवाई गई कि आंदोलन वापस हो। छात्र इस खेल को तुरंत समझ गए और अपील ठुकरा दी गई। शाम होते होते छात्र जमा हो गए। प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी के छात्रों के 25 समूहों ने बयान दिया कि हम इस नाटक को स्वीकार नहीं करते और आंदोलन वापस नहीं होगा। उसके बाद जासूसी विभाग के प्रमुख हारून का एक वीडियो वायरल हो जाता है और उन्हें पद से हटा दिया जाता है। हसीना सरकार के मंत्री जितनी भी कहानियां बना रहे थे, झूठी साबित होती जा रही थी। जनता को उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं रहा। न्यू एज वेबसाइट पर बांग्लादेश के स्थापित पत्रकार शाहिदुल आलम ने एक लेख लिखा कि उन्होंने जब यह समझना चाहा कि आखिर ये छात्र किसकी बात पर भरोसा करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, झूठ को तुरंत पकड़कर अपनी बात सीधे सीधे कैसे कह देते हैं, तब उन्हें बांग्लादेश की उस पीढ़ी का पता चला जिसे दुनिया भर में जेन जी कहते हैं, जिनकी पैदाइश 1997 से 2010 के बीच बताई जाती है। यह पीढ़ी खुलकर बात करती है, ना को ना की तरह कहती है, हाँ को हाँ की तरह। शाहिदुल इस्लाम लिखते हैं कि यह पीढ़ी मानती है कि वह ओपनहाइमर फिल्म बनाने वाले क्रिस्टोफर नोलन को देखकर बड़ी हुई है। क्रिस्टोफर नोलन अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं, जिनकी मेमेंटो, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में अपनी मल्टीपल रियलिटीज, बहुस्तरीय यथार्थ में घट रही उलझी हुई पटकथाओं के लिए जानी जाती हैं। क्रिस्टोफर जेन जी में बड़े लोकप्रिय हैं। बांग्लादेश में 80 के दशक में बन रही बकवास और फूहड़ फिल्मों की संयोग और मेलोड्रामा से भरी कहानियों से यह पीढ़ी काफी आगे निकल गई है। अब उन्हें दिलावर जहां की फिल्मों के डायलॉग सुनाकर बरगलाया नहीं जा सकता है। यह वो पीढ़ी है जो टीवी नहीं देखती, इसलिए टीवी पर कंट्रोल कर सरकार जितना ड्रामा करना चाहे, जेन जी पीढ़ी टीवी नहीं देखती है। पत्रकार शाहिदुल आलम बांग्लादेश की इस पीढ़ी को समझने में कई दिलचस्प बातों को नोट करते हैं। कहते हैं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था खराब होती चली गई, बहुत से छात्र पढ़ाई नौकरी से दूर हो गए, लेकिन इसी उम्र के कई छात्रों ने इंटरनेट पर ट्यूटोरियल से कई चीजें खुद ही सीख ली, पैसा कमाने लगे, एक नए तरीके का आत्मविश्वास आ गया। पुलिस की गोली से एक ऐसे ही जवान मीर मुग्धो की मौत हो गई। शाहिदुल लिखते हैं कि मीर खुद ज्यादा कमा रहा था, लेकिन वह सरकारी नौकरी में कोटा हटाने को लेकर प्रदर्शन में क्यों गया? क्योंकि उसके दोस्त यार उसमें शामिल थे। उसे भी दोस्तों की तरह लगा कोटा और पेपर लीक गलत है, यहां प्रतिभा के आधार पर नौकरी असंभव है। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर ऐसे ही छात्र हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। जब स्टेट उन्हें गद्दार बोलने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा, उनका गुस्सा बढ़ता चला गया। कोटा हटाने की मांग हसीना हटाने की मांग में बदल गई। The protest itself is not regressive in nature. The protest itself, in my view, is an expression of the citizens' democratic rights
to change a system that has been repressive and unconstitutional for many years. Our history is forever intertwined with student protests. If you look at it, from the 1952 student language protests leading to the Liberation War of 1971, all led by students for the people, by the people. Without student protests, we would not have a sovereign state of Bangladesh or the language I speak. Now, if we look at the Arab Spring, or even the protests that changed Rajapaksa power in Sri Lanka, we can see that due to a power vacuum, there is a risk of unsavory elements coming in and potentially destabilizing the country. However, I think that this region has always lived with religious harmony for hundreds of years. मगर गुस्सा बंगो बंधु पर क्यों निकला? शेख मुजीबुर रहमान तो बांग्लादेश के निर्माता हैं। भारतीय भी आहत हैं कि उनकी प्रतिमा कैसे तोड़ी जा सकती है। यह कैसी पीढ़ी है जो अपने निर्माताओं और नायकों का सम्मान नहीं करती है। भारत में भी प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को 10 वर्षों में कितना अपमानित किया गया। आईटी सेल ने उन्हें लेकर कैसी कैसी झूठी कहानियां चलाई। नेहरू के नाम को हटाया गया और उनकी तस्वीर को छोटा किया गया। यही नहीं, गांधी के हत्यारे को यहां नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश तो हुई ही। हमें याद रखना चाहिए कि बंगबंधु मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। फिर भी बांग्लादेश की मौजूदा व्यवस्था को लेकर गुस्सा हो सकता है, लेकिन मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ना, तस्वीरों पर कालिख पोतना भारत में किसी को अच्छा नहीं लगा। मुजीब के प्रति गुस्से को लेकर काफी कुछ पढ़ने को मिला। कई लेखकों ने लिखा है कि शेख हसीना ने मुजीब की शहादत और तस्वीरों को अपनी नाकामियों की ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। अगस्त का महीना शोक का महीना घोषित कर दिया गया क्योंकि इसी महीने में उनकी हत्या हुई। हर जगह काला कपड़ा, काला बैज, काला बैनर, टीवी पर पॉपअप, जबरदस्ती का शोक लोगों पर थोपा जा रहा था। लोग इन कार्यक्रमों में जाते भी नहीं थे। हर लाइब्रेरी के कोने में एक मुजीब कॉर्नर बनाया गया था। जगह जगह पर मुजीब की मूर्तियां, तस्वीरें बनी हुई थीं। एयरपोर्ट से लेकर सरकारी बिल्डिंग तक किसी भी बात पर सवाल उठाने पर स्वतंत्रता विरोधी करार दे दिया जाता था। छात्रों को लगने लगा कि हर सवाल का बचाव मुजीब के नाम से नहीं किया जा सकता। आखिर मुजीब का दोहन कब तक किया जाएगा? उनका नाम लेकर देश की नई पीढ़ी की स्वतंत्रता, आजादी कुचली जा रही है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के सवालों को अनदेखा किया जा रहा है। यह गुस्सा अगर एक अति को लेकर है और तात्कालिक है तो समझा जा सकता है। फिर भी भारतीयों की नजर से ऐसा होते देखना बहुत दुखद है। हमने आज के वीडियो के लिए 15 से अधिक लेखों का अध्ययन किया है। इन्हें लिखने वाले बांग्लादेश के ही रिसर्चर, प्रोफेसर हैं जो अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब अगर वे अपने देश के बारे में पाकिस्तान, चीन या CIA के इशारे पर लिख रहे हैं तो हमारे पास उनका आधार कार्ड चेक करने का कोई प्रावधान नहीं। हमने बांग्लादेश के एक्सपर्ट के लेखों में यही देखने की कोशिश की है कि वे इस हालात को कैसे बयां कर रहे हैं। उन्हीं की बातों के आधार पर हमने इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा है। बांग्लादेश के पत्रकार शाहिदुल आलम के एक लेख में एक प्रसंग जरूर मिला कि जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने राजनयिकों को बुलाकर हालात के बारे में जानकारी दी, तब अमेरिका के राजदूत ने सवाल कर दिया, मैं हैरान हूं कि आपने प्रदर्शनकारियों को कुचलने वाले वीडियो नहीं दिखाए। पुलिस और सेना के अलावा अवामी लीग की छात्र शाखा के बारे में भी काफी कुछ पढ़ने को मिला। कई वीडियो आए हैं जिसमें बांग्लादेश छात्र लीग के गुंडे छात्रों को मार रहे हैं। ऐसा कोई भी लेख नहीं मिला जिसमें छात्र लीग के नेताओं को आदर्श और शरीफ बताया गया। वत्सल नरेश ने हमारे लिए शिकागो यूनिवर्सिटी से PhD करने वाली नुसरत चौधरी से बात की। नुसरत एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उनकी एक किताब है पैराडॉक्सेस ऑफ द पॉपुलर क्राउड पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी है। नुसरत चौधरी जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज की बुक रिव्यू एडिटर हैं। बता रही हैं कि सरकारी नौकरियां मुश्किल होती चली गईं, बेरोजगार छात्रों का सब्र टूट गया। Most of these students, many of them, at least the ones who started, go to public universities in Bangladesh. And public service jobs, government jobs, are still some of the most coveted positions. And the existing quota system actually reserved almost 1/3 of the government jobs for members of the families of war veterans of the war of 1971. And like a lot of things in Bangladesh, this was seen as a way for the Awami League regime to basically hire its own people. So although the High Court actually kind of went back and kind of reformed the quota system, by that time, the excessive violence that was unleashed on the students and ordinary citizens actually ended up not satisfying the students, even though their smaller, more specific demand was met. So ultimately, the larger scheme of things, a movement that was
about job security, about prospect of getting hired because of your merit and not because of your connection to the political party became one of the strongest challenges to Sheikh Hasina's regime. सरकार ने छात्रों की मौत के लिए पहले उन्हीं पर दोष मढ़ा, फिर तर्क ले आई कि इस आंदोलन के पीछे बीएनपी और कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हैं जो हिंसक बना रहे हैं। शेख हसीना अब कह सकती हैं कि उन्हें हटाने के पीछे किसका हाथ था, चीन का जिसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट वहां लॉन्च कर रही थी, या फिर किसी और देश का। बांग्लादेश के पत्रकार शाहिदुल आलम ने लिखा है कि सरकार इस बात का सबूत नहीं दे सकी कि आंदोलन के पीछे बीएनपी या इस्लामिस्ट हैं। जब यह नहीं चल पाया तो सरकार जिहाद का भूत लेकर आई कि इसके नाम पर विपक्ष और छात्रों को कुचल दिया जाएगा, दुनिया भर के देश उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन शेख हसीना कहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। जैसे जैसे इंटरनेट सेवा बहाल होने लगी, तरह तरह के वीडियो आने लगे, दिखाई देने लगा कि छात्र लीग सरकारी गुंडों ने खूब हिंसा की है, पुलिस ने इनका साथ भी दिया है। मौत के वीडियो से इनकार करना मुश्किल हो गया। अबू सईद का वीडियो ट्रिगर कर गया, उसे नजदीक से कई गोलियां मारी गईं। मीडिया रिपोर्ट है कि पुलिस ने 24 नागरिकों को गिरफ्तार किया सईद की हत्या के आरोप में, मगर एफआईआर में गोली तक का जिक्र नहीं। पुलिस शामिल है इसका भी जिक्र नहीं। इंटरनेट बैन को लेकर भी तरह तरह की थ्योरी चलाई गई जो नहीं चल पाई। इंडस्ट्री ने ही सरकार के झूठ को उजागर कर दिया। Despite the fact that it was widely believed to be a sham election, there was no outlet for the people to protest the results or protest the ways in which the election actually happened. And if you remember, there were actually oppositional protests in Bangladesh last summer. And there was a point when people were thinking that the elections might not happen, but the regime managed to go ahead and kind of host the elections. So there have been a lot of disappointments, a lot of betrayals. And the elections of early 2024 were definitely a big part that played a big part in fomenting the anger that the students as well as the ordinary citizens who have supported them have been expressing in the past few weeks in Bangladesh. हसीना 16 साल प्रधानमंत्री रही हैं, मगर उनके कार्यकाल के सभी चुनावों को लेकर सवाल उठे हैं। 2014 का चुनाव एक पक्षीय लगा जब 153 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। विपक्ष ने तब भी बहिष्कार किया। शेख हसीना ने गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 2018 में ऐसा ही हुआ। तब आरोप लगा कि वोट तो मतदान वाले दिन की पिछली रात को ही डाल दिए गए, इसलिए उस चुनाव को नाइट इलेक्शन कहा गया। विपक्ष ने इस साल जनवरी में हुए संसदीय चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया। हसीना ने सामने से भी अपनी ही पार्टी के लोगों को स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, जिसे एक डमी चुनाव हो और वे वापस प्रधानमंत्री बन जाएं। विपक्ष ने इस चुनाव को डमी इलेक्शन का नाम दिया। आपको पता होगा, भारत के चुनाव आयोग ने 3 सदस्यों का एक दल पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश भेजा था वहां के चुनावों को देखने के लिए। 8 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर वहां के चुनाव की तारीफ की है। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने काफी बेहतरीन प्लानिंग की और मतदान शांतिपूर्ण हुआ, ये कहा है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में मतदान केवल 40% हुआ। हसीना के निरंकुशवादी तानाशाही की चर्चा कई लेखों में मिली। उनके दौर में आर्थिक तरक्की बेशक हासिल हुई, लेकिन अब वह ठहरने लगी थी। बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की को लेकर भी सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि आर्थिक विकास का लाभ मुट्ठी भर कुछ लोगों के हाथ में चला गया, जनता को नहीं मिला, सरकार के करीबी यारों को ही फायदा हुआ। आज के हिंदू में काफी आंकड़े हैं कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत से बढ़त है। प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में यह देश काफी नीचे है। आर्थिक आजादी का आनंद तभी आता है जब लिखने बोलने की आजादी हो, मीडिया स्वतंत्र हो, वरना जेल में लड्डू किसे अच्छा लगता होगा। बांग्लादेश एक व्यक्ति, एक फोटो, एक नेता, एक पार्टी और एक ही नैरेटिव का देश बन गया था। हसीना को अंदाजा नहीं रहा होगा कि विरोध कहीं और से निकल आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने नए चुनाव की मांग की है। हसीना बिजनेस कम्युनिटी को दिलासा देती रही कि ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, इन्हें संभाल लेंगी। उन्हें छात्रों में सब दिखा, पाकिस्तान समर्थक, गद्दार, आतंकवादी, लेकिन उन्हें उन छात्रों में अपने देश की जनता दिखाई नहीं दी। उनकी पुलिस ने भी नहीं देखा जिसने उन पर गोलियां चला दी। छात्रों ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का प्रस्ताव रखा है। इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा है। अर्थशास्त्री यूनुस कहते हैं, आज की स्थिति का एक सीधा सा विवरण है लोकतंत्र का अभाव।
जनता और सरकार के बीच किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, क्योंकि सरकार को कई सालों से चुना नहीं गया। शेख हसीना चौथी बार एक ऐसा चुनाव जीतकर सत्ता में थीं जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें से 2/3 युवा हैं जिन्हें अब तक वोट डालने का अवसर नहीं मिला। लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार, कानून व्यवस्था, लिखने बोलने की आजादी और विचारों का आदान प्रदान जैसे लुप्त हो गया था। इससे युवाओं में झुंझलाहट पैदा हो गई थी। बाहरी हस्तक्षेप हो सकते हैं, जिसका एक ही जवाब हो सकता है कि क्या हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में बोलने की आजादी थी, प्रेस स्वतंत्र था, संस्थाएं निष्पक्ष थीं, चुनाव पर लोगों का भरोसा था। अगर इसका जवाब यह है कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक था, वहां सत्ता पर किसी का टोटल कंट्रोल नहीं था, तब बाहरी हस्तक्षेप की बात सही हो सकती है। लेकिन जब अपना ही घर ठीक नहीं है और अपने ही बच्चों को गद्दार कहा जा रहा है, तब दूसरों पर दोष मढ़ना ठीक नहीं लगता। शेख हसीना का सबक यही है, लंबे समय तक सत्ता में रहने की जिद छोड़ देनी चाहिए। कुर्सी पर नए नए लोग आते जाते रहते हैं, तब जनता के भीतर घुटन पैदा नहीं होती। बेहतर है नेताओं को कुर्सी छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। चुनाव हार कर बाहर जाने और दोबारा जीतकर भीतर आने से सिस्टम पर भरोसा बना रहता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।